ANOVA, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हमने दो से ज्यादा सैंपल्स के मीन्स को कंपेयर करना हो। Analysis of variance is used when we are interested to compare the means of more than two samples. अब दो से ज्यादा सैंपल्स के मीन्स को कंपेयर करने के लिए हम टी टेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर हम टी टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर हम अनोवा को क्यों यूज करते हैं? इस वजह से यूज करते हैं कि टी टेस्ट में एक वक्त में हम सिर्फ दो सैंपल्स को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास तीन सैंपल्स हैं तो पहले हम सैंपल 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, फिर हम सैंपल 1 और 3 को कंपेयर करेंगे, फिर हम 2 और 3 को कंपेयर करेंगे। इससे क्या होगा? इससे नंबर ऑफ कैलकुलेशंस भी बढ़ेगी और टाइम भी ज्यादा होगा, एरर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास सैंपल 3 से भी ज्यादा है, 4, 5, 6, 10, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, जबकि अनोवा के अंदर ये सहूलत मौजूद है कि एक वक्त के अंदर हम बहुत ज्यादा सैंपल्स को कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए हम ज्यादा सैंपल्स के मीन्स को कंपेयर करने के लिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अप्लाई करते हैं। अब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एक पैरामीट्रिक टेस्ट है, यानी ये नॉर्मल डाटा के ऊपर अप्लाई किया जाता है। अब जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, इसके लिए कुछ अजम्पशंस हैं। अगर हम इन अजम्पशंस को मेट कर रहे हो, हमारा डाटा इन अजम्पशंस के ऊपर पूरा उतर रहा हो, तो फिर हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अप्लाई करेंगे, अदरवाइज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम अप्लाई नहीं करेंगे। पहली अजम्पशन क्या है कि जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, इट मस्ट बी मोर देन 2, दो से ज्यादा सैंपल्स होने चाहिए। उसके बाद डाटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर डाटा स्क्यूड है तो उसके ऊपर हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ नॉर्मल डाटा जो कि नॉर्मल कर्व को फॉलो कर रहा हो उसके ऊपर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अप्लाई करेंगे। उसके बाद जिन सैंपल्स को हम कंपेयर करने जा रहे हैं, दीज सैंपल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो फिर हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अप्लाई नहीं करेंगे। और चौथी कंडीशन, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस, यानी जिन सैंपल्स को हम कंपेयर करने जा रहे हैं, इनके जो वेरिएंसेस हैं वो सेम होने चाहिए। यहां पे सेम से क्या मुराद है? इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उनकी वैल्यूज बराबर बराबर हों। उसका मतलब ये है कि इनके जो वेरिएंसेस हैं उसके अंदर स्टैटिस्टिकल डिफरेंस मौजूद नहीं होना चाहिए, वो सेम होने चाहिए स्टैटिस्टिकली। तो अगर हमारा डाटा इन अजम्पशंस के ऊपर पूरा उतरता है कि सैंपल साइज 2 से ज्यादा हो, डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सैंपल्स इंडिपेंडेंट हो और उनके जो वेरिएंसेस हैं वो होमोजीनियस हो, वो सेम हो, तो फिर हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, हम 3 ग्रुप्स को कंपेयर करना चाहते हैं। हमारे पास 2 मेडिसिन्स हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बनाई गई हैं। कंपनी ए क्लेम करती है कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर है, कंपनी बी क्लेम करती है कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर है। तो हमने कुछ इंडिविजुअल सिलेक्ट किए जो कि डायबिटिक थे, उनका हमने ग्लूकोज लेवल पहले से मालूम कर लिया। उसके बाद वो जो मेडिसिन थी वो हमने उन जो पेशेंट्स थे उनको दी। एक ग्रुप 10 का था, जो मेडिसिन 1 है या ए है, हमने वो ग्रुप नंबर 1 को दी, और मेडिसिन जो बी है वो ग्रुप नंबर 2 को दी। दोनों ग्रुप्स के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेम थे, उनकी हेल्थ कंडीशन सेम थी, उनके एज, उनकी सेक्स एक जैसी थी। इसी तरीके से एक ग्रुप हमने ऐसा भी लिया जो कि नॉर्मल था, जो नॉर्मल पर्सन्स थे। अब
हमने इन तीनों ग्रुप्स को कंपेयर करना है। 1 महीना मेडिसिन खिलाने के बाद इनका जो ग्लूकोज का लेवल है उसको हम कंपेयर करना चाहते हैं, तो इस केस के अंदर हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास 3 एग्रीकल्चरल फील्ड हैं। हम इन 3 एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर जो प्लांट्स हैं उनकी हाइट्स को कंपेयर करना चाहते हैं। हम रैंडमली तीनों फील्ड्स में से 20-20 प्लांट्स सेलेक्ट कर लेते हैं और उनकी हाइट्स को मालूम कर लेते हैं। उसके बाद हम इन हाइट्स को कंपेयर करना चाहते हैं, तो क्योंकि 2 से ज्यादा सैंपल्स हैं, इस वजह से इनके कंपैरिजन के लिए हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एक ऐसा टेस्ट है जो 2 से ज्यादा सैंपल्स के मीन्स को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। इसके लिए सैंपल 2 से ज्यादा हो, सैंपल इंडिपेंडेंट हो, उनके वेरिएंसेस सेम हो और जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो।